एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस में उसकी टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रही है। यह ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि विश्व भर में हथियारों के मामले में अपना अलग अलग लेख प्रसारित करता रहता है। तो एक और नया इनका डॉक्यूमेंट निकलकर सामने आया है, जिसमें कि विश्व में जितने न्यूक्लियर हथियार हैं उनकी गणना बताई गई है। इसमें भारत की जो गणना है या भारत के पास जो न्यूक्लियर हथियारों की संख्या है वो 150 बताई गई है, जो कि पिछले बार के 130 से लेके 140, पिछले बार जब 2019 में उनका आंकड़ा निकला था तब 130 से लेके 140 वॉरहेड होने की बात कही गई थी भारत के पास, जो कि अब बढ़ के 150 हो चुकी है, यानी कि 10 का इजाफा इसमें कर दिया गया है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पहले भी ये माना जा रहा था कि 150 से लेकर 160 उनके पास वॉरहेड है, न्यूक्लियर वॉरहेड है, और अभी भी यही माना जा रहा है कि 160 न्यूक्लियर वॉरहेड है। यानी कि इस साल पूरे साल में पाकिस्तान के द्वारा किसी भी न्यूक्लियर वॉरहेड का इजाफा नहीं किया गया। वहीं अगर बात करें चाइना की तो पिछले साल उनके पास 280 वॉरहेड थे, पर इस बार 320 वॉरहेड उनके पास हो चुके हैं। तो चाइना ने भी बहुत बड़ा इजाफा अपने न्यूक्लियर वॉरहेड में किया है। इस कड़ी में बात की जाए सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों की तो वो रशिया के पास है, इसके बाद अमेरिका के पास है। भारत की बात की जाए तो भारत का सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो भारत के एयरक्राफ्टों में डिप्लॉय है, इसके बाद लैंड पे डिप्लॉय है, और उसके बाद जाके सबमरीन में डिप्लॉय किया गया है, जो कि भारत को एक न्यूक्लियर ट्रायड बनाता है। वही बात करें भारत और नेपाल रिश्तों की तो नेपाल के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भारत से ज्यादा बेहतरीन पार्टनर नेपाल को नहीं मिलने वाला है और किसी भी तरह से चीन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। कुछ आंकड़े उन्होंने बताए जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि नेपाल का जितना भी व्यापार होता है, जो उनका इंपोर्ट होता है, वो 2/3 भारत से होता है, जबकि चाइना से केवल 14% होता है। इसके अलावा नेपाल और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उन पर कई ऐसे जगह हैं जहां पर बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं और भारत नेपाल के बीच में बिजनेस होता है। पर यही अगर उनके नॉर्दर्न नेबर की बात की जाए, जैसे कि चाइना की बात की जाए, तो नेपाल से बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिट पॉइंट हैं, वो भी 1-2 के लगभग हैं, जिससे कि उतना ज्यादा उनका व्यापार नहीं हो सकता है जितना कि उनको आवश्यकता है, और ये आवश्यकता की पूर्ति केवल भारत के द्वारा ही की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल में जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है वो भारत से ही आता है, यानी कि उनके सर्वाधिक जो लोग हैं वो भारत में ही काम करते हैं, और भारत में भी जो रेमिटेंस है नेपाल से काफी मात्रा में आता है, जो कि टॉप 10 लिस्ट जो भारत की बनी हुई है उसमें शामिल है। वहीं उनका यह भी कहना था कि यदि नेपाल को किसी सामान को सी के थ्रू एक्सपोर्ट करना होता है तो वो 60% भारत के थ्रू ही एक्सपोर्ट होता है, कोलकाता से होते हुए। पर ऐसा नहीं है चाइना के साथ। चाइना में उनको बहुत ज्यादा दूर समंदर प्राप्त होगा, जो कि उनके लिए सही नहीं है, इसलिए केवल 2% ही चीन के रास्ते उनका एक्सपोर्ट हो पाता है। वहीं फिर से हमारे रक्षा मंत्री ने, मिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो नेपाल और भारत के रिश्ते हैं उनको प्रगाढ़ करने की बात कही है और कहा है कि जो भी भारत और नेपाल के बीच में गलतफहमियां निकल कर आ रही है उनको जल्द ही सॉल्व कर लिया जाएगा, शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया जो सीमा विवाद चल रहा है उसको मिल बैठ के भारत और नेपाल आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे जापान की। जापान की एक कंपनी है इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी, जो कि रॉकेट बनाने का काम करती है, और ये जापान की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने कि अपना रॉकेट जो बनाने का जो शुरुआत है वो क्राउड फंडिंग से किया था, और उनको अपनी एक्सपेक्टेशन से लगभग 5 गुना ज्यादा क्राउड फंडिंग मिली थी। और इनका एक रॉकेट जो 5वां रॉकेट था जिसको मोमो F5 कहा जा रहा था, वह भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। जब इसको लॉन्च किया गया कल तो यह लगभग केवल 70 सेकंड तक ही अपनी उड़ान रख सका, और इसके बाद इसको क्रैश करवा दिया गया क्योंकि अपनी दिशा भटक चुका था। कुछ 35 सेकंड के बाद इसके इंजन में से डिब्रीज निकलने लगा और यह माना गया कि यह रॉकेट आगे नहीं चल पाएगा, इसलिए इसको दुर्घटनाग्रस्त करवाना पड़ा। जब कोई रॉकेट 100 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है तब यह माना जाता है कि वो स्पेस में पहुंच चुका है, पर यह रॉकेट केवल 11 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक को ही प्राप्त कर पाया था, इसलिए इस रॉकेट को अनसक्सेसफुल माना जा रहा है। तो इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी जो कि जापानीज प्राइवेट कंपनी है, उसका 5वां रॉकेट भी
फेल हो चुका है। वही बात करें चीन और अमेरिका के रिश्तों की, तो पैसिफिक ओशन में और साउथ चाइना सी के आसपास अमेरिका ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है। चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें या एयरक्राफ्ट के मामले में बात करें या टैंकर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें, क्रूज मिसाइल शिप्स की बात करें, इन सभी की संख्या बढ़ा दी गई है। और ये पहली बार हुआ है, 2017 के बाद पहली बार हुआ है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पैसिफिक ओशन में घूम रहे हो। यहाँ पर जो चाइनीज अखबारों में निकल कर आया है उसके मुताबिक यहाँ पर अमेरिका अपनी जो पावर है वो दिखाने का प्रयास कर रहा है और यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो कोरोना वायरस से या चाइनीज वायरस से ग्रसित होने के बावजूद उससे उबर चुका है और इस प्रकार की वो जो पावर है कि एक ही जगह पे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वो डिप्लॉय कर सकता है। वहीं चाइना के जो ऑफिशियल अखबार हैं उनमें अपनी बड़ाई करना स्टार्ट कर दिया गया है कि हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिससे कि हम अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना इस क्षेत्र में, साउथ चाइना सी में या पैसिफिक ओशन में एक ड्रिल भी कर सकता है ताकि वो अमेरिका को अपनी पावर दिखा सके और अमेरिका की पावर के सामने अपने आप को प्रूव कर सके। आपको पता होगा कि अमेरिका के पास 7 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसमें से 3 उनके बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट वाले हैं, जिसमें लगभग 60 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय हैं और हर एयरक्राफ्ट कैरियर में इतने ही एयरक्राफ्ट डिप्लॉय हैं। तो कुछ 180 की संख्या में एयरक्राफ्ट इन एयरक्राफ्ट कैरियर में डिप्लॉय है, वो पैसिफिक ओशन में गश्त लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। और चाइना का जो थोड़ा सा भौकाल बढ़ता चला जा रहा था, लोगों को वो ज्यादा उंगली कर रहा था, हर देश को उंगली कर रहा था, तो यहां पर उस पर लगाम लगाने के लिए माना जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा किया है। अमेरिका के लगभग 4000 सेलर्स यानी कि यूएस नेवी में काम करने वाले लोगों को चाइनीज वायरस ने घेरा हुआ है। इसके बावजूद अमेरिका इस प्रकार की जो अपना वर्चस्व है वो दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो केवल इसलिए कि चाइना को मजा चखाया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जिसको आप चाइनीज स्पोक पर्सन भी कह सकते हैं, उनका कहना है कि भारत अपने डोमेस्टिक मामलों में देखे, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पे जो पावर भारत दिखा रहा है वो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भारत एक एक्सपेंशनिस्ट की तरह काम ना करे, यानी कि अपने जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने का विचार त्याग दे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार करे, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा जो मेल जोल है उसको बनाए रखे। तो पाकिस्तान इस प्रकार के सजेशन भारत को दे रहा है, जो कि अपने सारे पड़ोसियों के साथ आतंकवादी घटनाएं करवाता है। वह भारत को सजेशन दे रहा है कि अपने पड़ोसियों को एकजुट करके रखे। इसी से आपको पता चलता है कि यह चाइना का कितना बड़ा गेम प्लान है। इधर थोड़ा नेपाल को उंगली करो, उधर थोड़ा पाकिस्तान को उंगली करो, या उंगली क्या, पाकिस्तान तो उनका पिल्ला है, वो उनके पूरे कब्जे में है, जो वो बोलेंगे वो करेगा। तो इधर से चाइना करेगा, जिससे कि भारत को ये बदनाम करना चाहते हैं कि देखो हर जो नेबर है भारत का वो परेशान है भारत से, और तब जाके इसका इंटरनेशनल मुद्दा बनाने का प्रयास है। तो भारत इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा thumbs up देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।